बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक अच्छी खबर से। एशिया कप का आज बाकायदा पाकिस्तान में आगाज़ हो गया। 15 साल के बाद एशिया कप की पाकिस्तान आज होस्टिंग कर रहा है और पहला मैच था जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला नेपाल से था और पहले ही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को बड़ी जामे शिकस्त दी है। 238 रन से पाकिस्तान को कामयाबी मिली है। बाबर आजम जो पाकिस्तान के कप्तान हैं, उन्होंने पहले ही मैच में अपनी 19वीं सेंचुरी बनाई। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद साहब ने भी सेंचुरी बनाई। मोहम्मद रिजवान ने 44 रन बनाए। जवाब में नेपाल की जो बैटिंग लाइनअप है वो हमारी पावरफुल बॉलिंग लाइनअप के सामने ढेर हो गई और पूरी टीम 104 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। लिहाजा पहले मैच में ही फातिहाना आगाज़ किया पाकिस्तान ने। तो हम प्रोग्राम दस्तक की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पूरे पाकिस्तानी कौम को उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह करे जो दीगर मुकाबले उसमें भी पाकिस्तान जीते। और जब लास्ट टाइम एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान रनर्स अप आया था, इस दफ़ा पाकिस्तान फातेह करार पाए क्योंकि इसके बाद इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी है और भारत में पाकिस्तान जाएगा, वहाँ भी टाकरा होगा। तो ऑल होप्स विद बाबर आजम 11। तो मैंने कहा कि एक अच्छी खबर से आगाज़ किया जाए प्रोग्राम का। आगे बढ़ते हैं जो हमारे दीगर आज के अहम मौज़ूआत हैं। बिजली के बिलों के हवाले से इस वीक में हम डेली शो में बात करते हैं कि इजाफी भारी भरकम बिजली के बिल आए। इस हवाले से निगरान हुकूमत सोचो बचार कर रही है। कल भी फाकी काबीना का इजलास हुआ। आज बताया गया कि IMF से रब्ता किया गया है। हमारे जो निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा, उनका रब्ता हुआ IMF की नुमाइंदा से और रिलीफ देने के हवाले से जो मुख्तलिफ तजवीज़ है उनके सामने रखी गई। इतलात ये हैं कि पाकिस्तान ने एक प्लान भी शेयर कर रहा है और जो टैक्स वसूलियों के हवाले से IMF को कुछ जो सवालात हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान ने जवाबात दिए हैं। इस मौजू पर भी बात करेंगे। बड़ा अहम इशू है, एक आम आदमी से रेजोनेट करता है बिजली के बिल का मामला। फिर इकोनॉमी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिलखसूस डॉलर की ऊंची उड़ान थम नहीं पा रही और इंटरबैंक रेट भी डॉलर का 300 से तजावज़ कर गया है। इसकी क्या वजह है, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। फिर कल हमने बात की थी चेयरमैन PTI को सज़ा मौतली के हवाले से, उनकी मौतल कर दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन साइफर के मामले में उनके जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त यानी आज तक तौसीह थी। आज अदालत जो है वो लगी अटक जेल में और जो स्पेशल अदालत है जज साहब ने समाअत की और 14 रोज़ का जो जुडिशल रिमांड है उसमें एक्सटेंशन कर दी, यानी 13 सितंबर तक चेयरमैन PTI जो हैं वो जुडिशल रिमांड पे हैं। तमाम नुकात पर आज की नशिस्त में अहाता करेंगे। बड़ा नुमाइंदा और मौजू पैनल मेरे साथ आज की नशिस्त में शरीक गुफ्तगू उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वसीम अब्बासी साहब, जर्नलिस्ट हैं और बड़े एक्टिव सोशल मीडिया पर भी हैं और हर चीज़ की खबर इनके पास होती है। वसीम अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अ वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी पर लिखते भी हैं, बात भी करते हैं और इसको बिल्कुल इनसाइड आउट समझते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन करें हसन रज़ा पाशा साहब, आप चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, वेरी नोटेड लॉयर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं बजरिया स्काइप। काशिफ हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, क्रिकेट एक्सपर्ट है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तमाम मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा अच्छे नोट से करते हैं। वसीम अब्बासी साहब, क्रिकेट में पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टार्ट लिया। एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट है और 15 साल बाद पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। कोस्ट श्रीलंका भी है, लेकिन हम तो चाहते पूरे मैचेस पाकिस्तान में, तो लेकिन हाइब्रिड सिस्टम आया था, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी, आज की जीत से भी ज़्यादा इस बात की खुशी है कि ये पाकिस्तान की जीत हुई है, क्रिकेट की वापसी हुई है पाकिस्तान में, इतने बड़े मल्टीनेशनल इवेंट की वापसी हुई है। क्योंकि सीरीज़ तो हुई है पाकिस्तान में बड़ी अच्छी अच्छी टीमों के साथ, लेकिन ये मल्टीनेशनल इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है और को होस्ट बेशक श्रीलंका करे लेकिन पाकिस्तान इसका होस्ट है ऑफिशियली। आप देखें उनकी शर्ट्स पे लोगो भी पाकिस्तान का लगा होता है। पाकिस्तान में एक बड़ी सोबर सी सेरेमनी भी हुई है इफ्तिताह की, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा और परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी थी। बाबर आजम जो कि किंग बाबर हैं और उन्होंने आज भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। आपको पता है हाशिम आमला का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा जो फास्टेस्ट टू 19th सेंचुरीज़ वो उन्होंने किया। उससे पहले हाशिम आमला का रिकॉर्ड था वो उन्होंने, और सईद अनवर के मेरे ख्याल में 1 सेंचुरी पीछे। बिल्कुल सईद अल्लाह करे अगले मैच में पूरा कर हो जाएंगे और बहुत अच्छा खेले हैं और 150 भी किए हाँ। और इफ्तिखार की पहली सेंचुरी थी। पाकिस्तान की जो बॉलिंग आपने जिक्र किया था, बॉलिंग का तो पावर हाउस है पाकिस्तान इस वक्त। फास्ट बॉलिंग की बेंच स्ट्रेंथ भी पाकिस्तान की इतनी अच्छी है कि वो भी आपको मैच जितवा सकती है। और जो अभी हैं शाहीन,
हारिस रऊफ़ और नसीम शाह, वो माशाल्लाह अनप्लेएबल हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। तो एक बहुत अच्छा आगाज़ किया है। नेपाल तो एक छोटी टीम है, देखा जाए तो क्रिकेटिंग मिनोज कहा जाता है, लेकिन जो बड़ी टीमें हैं, हमारा इंडिया के साथ टकरा होना है, श्रीलंका के साथ होना है, बांग्लादेश के साथ होना है और अफगानिस्तान से। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इंशाल्लाह विनर होगा। एशिया कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड आपको पता है कि इतना अच्छा नहीं जितना पाकिस्तान का पोटेंशियल है। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन भी है जी, और 2 दफ़ा सिर्फ जीता है, तो इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा की उम्मीद। अल्लाह करे जी। काशिफ अमीद भी हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट है। इनसे भी काशिफ मजीद साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं और फिर डॉक्टर फरूख साहब और हसन रजा साहब, क्योंकि आपका फोटे नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है क्रिकेट तो पाकिस्तान एक क्रेजी नेशन है। काशिफ क्या कहेंगे, पाकिस्तान ने फातिहाना आगाज़ किया, वसीम ने जैसे कहा कि पाकिस्तान का एशिया कप में इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। पिछले एशिया कप में बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, भारत को भी शिकस्त दी थी, लेकिन श्रीलंका के हाथों हम नहीं जीत पाए थे। योर टेक? आई गेस जैसे वसीम भाई भी कह रहे थे कि आगाज़ बड़ा अच्छा है, और मुझे जो बड़ी अच्छी बात लगी कि एक टाइम पे ऐसे था कि सोशल मीडिया के फैंस स्टार्ट हो गए थे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान जी अब नेपाल के साथ भी मुश्किल में। लेकिन जब हम 50 ओवर्स देखते हैं और 50 ओवर का इख्तिताम देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पे नज़र आता है। बाबर आजम अगेन किंग बाबर हैं, वो अपना आप प्रूफ करते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी शायद इफ्तिखार की सेंचुरी की है, इस बात से कतई नज़र कि उन्होंने नेपाल के खिलाफ सेंचुरी किया। अहमियत यह है कि वो इंटरनेशनल सेंचुरी है, वनडे क्रिकेट की सेंचुरी है, और शायद एज एन इंडिविजुअल उसको बड़ी ज़रूरत भी थी। वो जितना कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था, पहली भी सेंचुरी है, और फिर वो इफ्तिखार से जो चाचा बनने तक का सफ़र था उसमें शायद ये बड़ा ज़रूरी था कि वो अपना वर्थ प्रूफ करते हो। फिर हमें ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेपाल की हम बात तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे एक स्पिनर है जिसका नाम है संदीप लामिशेन। ये दुनिया भर में हर फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है और ये दुनिया भर का एक अच्छा माना हुआ स्पिनर है। जैसे राशिद अफगानिस्तान के लिए हैं, वैसे संदीप जैन नेपाल के लिए और दुनिया की फ्रेंचाइज के लिए। उनको हम 10 ओवर में 60 ऑड रन कर देते हैं और गालिबन एक आध आउट करते हैं। सो ये वो तैयारी है जो हम वर्ल्ड कप की कर रहे हैं, बिकॉज इस वर्ल्ड कप को जब भारत में हम देखते हैं और स्पिनर्स को वहां पे डोमिनेट करते हुए देखते हैं, तो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस और फिर आज लामिशेन के खिलाफ परफॉर्म करना, यकीनन पाकिस्तान एक राइट ट्रैक पे है। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, क्रिकेट से शगफ है ये भी, क्योंकि हम आधे तो क्रिकेट देखकर हो गए ना टीवी स्क्रीन्स पर। क्रिकेट मैदान में खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खेली है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या कहेंगे इस विक्ट्री के हवाले से डॉक्टर फरूख साहब? जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर इंडिविजुअल टैलेंट को देखा जाए, बॉलर्स को देखा जाए, उनके टैलेंट को देखा जाए, उनकी तारीख देखी जाए, बैट्समैन देखा जाए, इंडिविजुअल टैलेंट जो है वो पाकिस्तान की टीम के पास बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। हमारे यहाँ तारीखी तौर पे प्रॉब्लम ये रहा है कि टैलेंट और पोटेंशियल जो है उसमें गैप बहुत बड़ा नजर आने लगता है। तो इस दफ़ा हमारी दुआ ये है कि टैलेंट और पोटेंशियल में जो गैप है वो ख़त्म हो जाए और हम अपना जो असल पोटेंशियल है उसको हासिल कर पाएं। गैप जो टैलेंट और पोटेंशियल के दरमियान है वो ना हमें नजर आए, बल्कि गैप पूरा हो जाए। हसन रजा साहब, सर आप भी इस हवाले से कमेंट्स कीजिएगा। जो पाकिस्तान को जीत मिली है पहले ही मैच पे, योर थॉट्स एंड योर व्यूज। हसन रजा साहब देखें अनवार साहब, ये एक पहला मैच था टूर्नामेंट का और पहले मैच में बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से रन से जीत हुई, तो ये यकीनन टीम को बूस्ट अप करेगा और आइंदा आने वाले हम एक्सपेक्ट टीम परफॉर्म करे, चूँकि पाकिस्तानी टीम इसी तरीके से परफॉर्म करे, चूँकि पाकिस्तानी नौजवानों का बल्कि बुजुर्गों का भी क्रिकेट के साथ एक जुनून का ताल्लुक है। तो हम इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि सारी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं इस जीत की। चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत अपने अहम नुकता उठाया। बस काशिफ से एक और जुमला बोलूँ, फिर हम ब्रेक लेंगे और फिर हम जो हमारे मौजूआत हैं उस पर भी अपनी गुफ्तगू करेंगे। काशिफ, आप क्या समझते हैं, ये तो पहला मैच था, पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि भारत के साथ टाकरा है सैटरडे को 2 सितंबर, वेरी क्रूशल। अफगानिस्तान से भी हम सीरीज़ तो जीते हैं 3-0, लेकिन बाज़ मैच में बड़े क्लोज हो गए थे, स्पेशली सेकंड मैच में। हाउ डू यू सी पाकिस्तान रन इन द एशिया कप? देखिए, आई गेस फाइनल तो इंशाल्लाह ज़रूर, और वनडे क्रिकेट है, एक दिन का खेल है, ये बिगड़ता है, ये बनता है और ये फिर बिगड़ता है। तो उम्मीद यह है कि इस बार पाकिस्तान के लिए बना रहेगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि शायद एशिया कप में हम उतने तवातुर से नहीं जीत सके कि जितना हम जीतना चाहते थे, या जितना अच्छा हमारी तारीख रही है क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में। लेकिन एक चीज़ अनवार साहब इस टीम को लेकर ना बड़ी ज़रूरी है। वो क्या? आपने खुद भी कहा कि आप क्रिकेट को खेलते रहे हैं, हम भी 90 की दहाई से फॉलो करें। एक चीज़ का मुझे यकीन की हद तक पता है कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर ज़रूर मुत्तफिक है कि टीम जान भी लड़ा रही है
और नियतों के साथ खेल रही है। सो ये बड़ी खूबसूरत बात होती है जब पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके कहते हैं, जैसे आपने भी कह दिया कि टीम जेल इन हुई हुई है, और जब जेल इन हो जाती है तो फिर बहुत सारे जो उसके फ्लॉज हैं वो खत्म होते से नजर आते हैं। ये इस बार की अंडरडॉग हम नहीं होंगे, इस बार का अंडरडॉग कोई और होगा। वो अफगानिस्तान हो सकता है, वो श्रीलंका हो सकता है, और प्रेशर भारत श्रीलंका का तो होगा। अभी चैंपियन था ना एशिया बिल्कुल, कप वो में। लेकिन वो T20 का फॉर्मेट था, हम 50 ओवर्स के फॉर्मेट में वापस आ गए। जितना क्रिकेट का सलूब कह लीजिए कि बढ़ता जाएगा, जितना ओवर्स बढ़ते चले जाएंगे, उतना पाकिस्तान को एज हासिल होता जाएगा। बिकॉज जब हम उन टीमों का तस्करा करते हैं जो ट्रांजिशन के फेज में, जैसे श्रीलंका एक ट्रांजिशन के फेज में, जयवर्धना और उसके बाद संगाकारा और मैजिक मुरली और फिर रंगना हैरा छोड़ के गए, तो वो ट्रांजिशन के फेज में यंगस्टर्स एक आध दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। बट जितनी बड़ी क्रिकेट होती जाती है उतना आपको एक्सपीरियंस, उतने नर्व्स पे कंट्रोल और उतना आपको स्किल सेट जो है वो अच्छा चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मोड़ पे जरूर मौजूद है क्रिकेट की तारीख में कि जहां पे हर एक दूसरे के लिए दीवार भी है और एक दूसरे का सहारा भी है। चले बड़ा हम आपने नुकात उठाए, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। वी विश बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान टीम इन एशिया कप, और हम भी फॉलो करें, आप भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स लाइव दिखाते हैं लम्हा बलम्हा जो मैच होते हैं, और उसमें प्री मैच एंड पोस्ट मैच कमेंट्स भी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे में आएंगे तो अपने जो अहम मौज़ूआत हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। इकॉनमी, बिजली के बिल और जो साइफर केस उन पर गुफ्तगू कर रहे होंगे वसीम अब्बासी साहब, हसन रजा साहब और डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। काशिफ आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। आज तवानाई बचाएं, अपना कल रोशन बनाएं। वेलकम बैक। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, सर आपसे स्टार्ट करूंगा। मैं जानना चाहूंगा बिजली के बिलों का मामला। इस हवाले से हमने देखा कि निगरान हुकूमत ने वजारत तवानाई ने बहुत सी तजावीज़ मुरतब की। कल वफाकी काबीना का इजलास हुआ। अब खबर ये आई है कि IMF से रब्ता किया गया है और उनके सामने तजावीज़ रखी गई हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा ने आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की मीटिंग अटेंड करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि सब्सिडी देने की हम पोजीशन में नहीं है क्योंकि वी आर इन IMF प्रोग्राम, दूसरा इतनी फाइनेंशियल स्पेस भी नहीं है। तो क्या हम IMF से बातचीत में कोई इसमें पेशरफ्त मुमकिनात में से है डॉक्टर साहब? देखिए अनवर साहब, पहली बात तो ये है कि जिसको हम बिजली का बिल और बिजली का बिल दोबारा दोबारा कह रहे हैं, वो एक्चुअली बिजली का बिल नहीं है। अच्छा, उसमें जो टोटल आपके पास आता है उसमें सिर्फ 20% जो है वो बिजली की खपत का बिल है। बाकी 30% उसके अंदर जो है वो हुकूमती टैक्सेस हैं और 50% के लगभग हुकूमती नाअहलियां हैं जिनको हम इनएफिशिएंसीज कहते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको बिजली का बिल कहना गलत है। वो ज्यादा बिल जो है वो हुकूमती नाअहलियों का बिल है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास 10,000 रुपए का बिजली का बिल आया है तो उसमें सिर्फ 2,000 रुपए जो है वो एक्चुअल बिजली की खपत है। 3,000 रुपया उसके अंदर जो है वो टैक्सेस हैं और 5,000 रुपया जो है वो हुकूमती नाअहलियों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो अनवर साहब, मेरा ख्याल है इसको बिजली का बिल नहीं कहना चाहिए, इसको हुकूमत की नाअहलियों का बिल कहना चाहिए। आपने IMF का जिक्र किया जी। देखिए, IMF पिछले 77 सालों से एग्जिस्ट करता है और उसके पास कोई एक सक्सेस स्टोरी भी नहीं है। उसके चार्टर में ये नहीं लिखा कि उसने मुल्क की मईशत को, किसी मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करना है। वो जिसको हम कहते हैं डॉलर लिक्विडिटी, जिस मुल्क के पास डॉलर खत्म हो जाते हैं
वो उसको डॉलर का इंजेक्शन लगाने आता है। ठीक है। तो ये उम्मीद कर रखना कि आईएमएफ हमें कोई ऐसा नुस्खा देगा जिससे हमारे बिजली के इश्यूज जो हैं वो हल हो जाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी। जो हल है वो हमारी अपनी टीम ने ढूंढना है, वो हमने खुद से ढूंढना है। वो हमने जो चोरियां हैं, जो हमें अब बताया जा रहा है कि जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनका मजमूई नुकसान 520 अरब रुपए का, ये हुकूमती अदाद-ओ-शुमार है। जी। उनको कितना खत्म करना है, आईएमएफ से किसी किस्म की तवक्को रखना गलत हो। नहीं, वो सवाल ये था वसीम अबाई साहब, आईएमएफ से तवक्को नहीं, आईएमएफ के चूंकि हम प्रोग्राम में हैं तो कहा जा रहा था कि अगर इसमें कोई रिलीफ दिया जाए तो उनके साथ बात हो, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं टैक्स वसूलियों का हदफ उनका टारगेट होता है और ये जो बिजली का बिल है इसमें बहुत से टैक्सेस होते हैं, तो गालिबन ये वजह है कि आईएमएफ से रब्ता किया जा रहा है और एफबीआर की भी उनसे जो वर्चुअल मुज़ाकरात हुए हैं, शायद गालिबन ये वो आंसर है। एग्जैक्टली आईएमएफ क्यों इंटरेस्टेड होता है इस तरह की चीज़ों पे, क्योंकि आईएमएफ से पाकिस्तान ने कर्ज लिया है और कर्ज पाकिस्तान ने वापस करना है जी। और वापस करने का एक टाइम फ्रेम और उसका प्लान पूरा पाकिस्तान ने उनको दे रखा है। उस प्लान में ही शामिल है कि बिजली के बिलों से इतना टैक्स लिया जाएगा, पेट्रोल पे इतनी लेवी लगा के वहाँ से टैक्स लिया जाएगा, फलां जगह से इतना लिया जाएगा। पाकिस्तान ने जो टारगेट्स अचीव करके रेवेन्यू इकट्ठा करके उनको देना है उसमें वो शामिल है। तो जाहिर है अगर वो टैक्स कम करते हैं तो आईएमएफ का दिया गया टारगेट हम नहीं अचीव कर सकते। और ये बात पहले हुई थी, आपको पता, पीटीआई के दौरान, हुकूमत के दौरान, जब उन्होंने आईएमएफ के प्रोग्राम की खिलाफ वर्जी करके पेट्रोल की कीमतें कम की थी, बिजली के बिलों में भी कमी की थी, जिसकी वजह से आईएमएफ के साथ हमारे मामला बहुत बिगड़े थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया था। तो अब जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि कम से कम आईएमएफ को नाराज़ ना किया जाए कि एक चीज़ को ठीक करते करते दूसरी चीज़ ख़राब ना हो। मगर दूसरी तरफ जो फ़ारूक सलीम साहब ने कहा बिल्कुल जायज़ बात है कि हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो उसका कसूर लोगों का कोई नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट्स का कसूर लोगों का कोई नहीं है, गलत मायदे जो किए गवर्नमेंट्स ने वो लोगों का कसूर नहीं है। अब जो है इस निगरान हुकूमत के सर पे ये आ चुकी है बात, लेकिन ये बात सही है कि ये हुकूमतों की नाअहली है, लोगों का कसूर नहीं है। ये बिल मसलन 200 यूनिट खर्च करने वाले का 18,000 रुपये बिल, 500 यूनिट खर्च करने वाले का 50,000 रुपये बिल बनता ही नहीं है किसी तरह भी। आप रेट्स देखें उनके, वो शायद वो कहते हैं कि जी हिसाब किताब इस तरह का है, जुलाई के बिलों में पिछले भी एरियर्स और बाकी चीज़ें आती हैं, अगस्त के बिलों में जुलाई की आ गए ना, जो रीबेसिंग की थी। मेरा सवाल ये था कि आईएमएफ से ये शायद गालिबन कहा जा रहा होगा, 400 यूनिट के हवाले से बात हो रही थी कि अगर उनके जो टैक्सेस हैं या जो बिल्स हैं उनको स्टैगर कर दिया जाए सर्दियों में, क्योंकि ज़रूरत है ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ सर्दियों में बिजली का बिल कम आता है। गालिबन ये डूएबल चीज़ है, मेरा ख्याल है। ये तो जाहिर है में इतराज भी नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम आईएमएफ की बात तो मान लें लेकिन लोगों को मरने दें और उनको तंग होने दें। जब पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए हैं तो इस वजह से ज़रूरी है कि लोगों की बात को सुना जाए, इसीलिए शायद 3 दफ़ा मीटिंग्स भी की गई हैं। निगरान हुकूमत भी इतनी अलूफ नहीं हो सकती लोगों की प्रॉब्लम से। अगर लोग वाकई में खुदकुशियों पे उतर आए तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक और सवाल पे हसन साहब मैं आपके पास आता हूँ, एक और सवाल डॉक्टर फरूख साहब से पूछते हुए मैं आपके पास आऊंगा। सर डॉक्टर फरूख साहब, आपने कहा कि आईएमएफ से जब मुआहदा होता है तो वो डॉलर लिक्विडिटी का इंजेक्शन लगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो डॉलर का क्रंच है। अभी भी देखें इंटरबैंक में डॉलर तो बढ़ रहा है, आईएमएफ के स्पेशल मुआहदे के बावजूद डॉलर की जो उड़ान है वो थम नहीं पा रही। फिर इसकी क्या वजह है कि लिक्विडिटी डॉलर की देने के बावजूद डॉलर नापैद है और 304 रुपये इंटरबैंक में और मेरे ख्याल में ओपन मार्केट में तो 322 रुपये। अनवार साहब, जब भी डॉलर की कमी आती है तो हम बात शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ तजारत का खसारा है, बात होती है कि करंट अकाउंट का खसारा है, बात होती है कि इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जो असल बात है वो ये है कि एक एतमाद का खसारा नजर आने लगा। अच्छा, जो बात है वो ये है कि सियासी इस्तेहकाम का खसारा है मुल्क के अंदर। जो असल बात है वो ये है कि माशी क़यादत का खसारा, जो माशी पॉलिसीज हैं उनका खसारा नजर आता है। देखिए, लुबे लुबाब जो होता है, अगर आपकी करेंसी की कदर नीचे जा रही है तो वो इस चीज का इशारा होती है कि आपकी माशी पॉलिसीज जो हैं वो कमजोर हैं, आपकी माशी क़यादत जो है वो कमजोर है। तो इसकी बात फोकस होना चाहिए माशी पॉलिसी के ऊपर, माशी क़यादत के ऊपर और सियासी इस्तेहकाम या अदम इस्तेहकाम के ऊपर। इस वक्त हमें नजर आ रहा है, वो मुझे साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक तो अदम इस्तेहकाम है, सियासी अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की फजा रहती है और माशी क़यादत जो है वो सियासी असर रसूख में रहती है। हम जो माशी फैसला साजी करते हैं वो सियासी एजेंडों की बुनियाद पे करते हैं, वो हकायक और सबूत की बुनियाद पे नहीं करते।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा, इस पर हम ज़्यादा डेवलप करेंगे। हसन रजा पाशा साहब को भी हमने क्रिकेट पे तो उनका कमेंट ले लिया था, उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। हसन रजा साहब, सर दूसरी तरफ जो लीगल मामलात हैं वो भी बहुत पेचीदा हैं। कल हम डिस्कस कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तोशाखाना केस में सज़ा मअतली की दरख्वास्त थी उसको मंजूर करते हुए चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मअतल कर दी थी, लेकिन फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो अदालत कायम हुई है उनके जज साहब ने जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त और फिर आज उस पर तौसीक कर दी है। क्या कहेंगे इस ट्रायल के हवाले से? जो गिरफ्तारी के बाद जमानत है उसकी दरख्वास्त तो दायर कर दी गई है और नोटिस हो गए हैं फरीकैन को जज साहब की जानिब से, 2 सितंबर से जरा होगी। ये केस आपको इसका क्या मुस्तकबिल नजर आता है जो साइफर केस है? हसन रजा साहब। देखिए, कानून हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है और खुद लेता है। साइफर में उनकी गिरफ्तारी डाल गई। ये मैं समझता हूँ कि ये जितने भी पीटीआई के हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान हैं उनके नॉलेज में था कि ये गिरफ्तारी हो जानी है, क्योंकि प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनको पता है कि अगर एक से ज़ायद मुकदमात में कोई शख्स मुलव्वस है और उसमें अगर एक में उसकी बेल हो जाती है तो दूसरे में गिरफ्तारी डाल के उसको पाबंद कर दिया जाता है। ये सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ बल्कि हर उस मुल्ज़म के साथ होता है जो कि एक से ज़ायद केसेस में मुलव्वस होता है। आपको ये बताता चलूँ कि जब बेल होती है एक मुकदमे में तो एक रोपकार जाती है उस अदालत की तरफ से जिस अदालत ने बेल मंजूर की हुई होती है या अलाउ की हुई होती है, बनाम सुप्रिटेंडेंट जेल, जिस जेल में मुल्ज़म होता है। उस पे लिखा होता है कि फलां वाल्द फलां बजुर्म फलां इसके तहत इसकी जमानत हो गई है और अगर किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं तो उसको रहा कर दिया जावे। ये एक बाकायदा सेट पैटर्न है कि जिसमें ये रखा गया है मखसूस हालात में कि अगर किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं तो इनको रिहा कर दिया जाए। चूंकि एक से ज्यादा मुकदमात में मुलव्वस हैं, इसलिए अब जहां तक ट्रायल का तल्लुक है, ट्रायल भी जेलों में होते रहते हैं। अच्छा। और अगर आप देखें ये भी अनोखी बात नहीं है। इससे पहले कई सियासतदान ट्रायल भुगत चुके हैं जेलों में। हालांकि मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि सियासतदानों का ट्रायल जो है वो जेल में नहीं होना चाहिए, लेकिन बाज़ मामलात में मसलन कोई सजा याफ्ता मुल्ज़म है, उसको सजा हो चुकी है, तो सजा याफ्ता जो है वो जेल से बाहर नहीं आ सकता, तो उसका ट्रायल जेल में ही होता है और मुतलका कोर्ट, चाहे वो मजिस्ट्रेट है या सेशन कोर्ट है, वो जेल में जाके ट्रायल करती है। या कोई ऐसे मामला जिसमें हुकूमत वक्त ये समझती है कि दहशतगर्दी का खतरा है और उस मुल्ज़म की जान को खतरा है या गवाहों की जान को खतरा है, दोनों सूरतों में वो आर्डर कर दिया जाता है कि होम डिपार्टमेंट आर्डर कर देता है कि ये इनको जेल में रखा जाए और जेल ट्रायल ही होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई रूटीन से हट के नहीं है। यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बुनियाद पे उन्होंने किया है और हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया और आज उसकी पहली सिटिंग हुई है कोर्ट की। आगे ट्रायल होगा, एविडेंस पेश होगी तो देखा जाएगा। वैसे आपको क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? साइफर केस कितना चेयरमैन पीटीआई के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और क्या इसमें उनको सज़ा हो सकती है? क्योंकि तोशाखाना में तो जो सज़ा हुई थी वो तो मुअत्तल की है और अब उस पर भी अपील पे जरा होगी और समाअत होगी। साइफर केस के हवाले से हसन साहब आप किस तरह देख रहे हैं इसको? शाह साहब, साइफर केस जो है वो बड़ा टेक्निकल किस्म का केस है और पाकिस्तान में ये फर्स्ट इंस्टेंस का है। इससे पहले ऐसे केसेस जो हैं वो पाकिस्तान की किसी अदालत में ज़ेरे समाअत या ट्रायल में नहीं रहे। अच्छा। और एक कागज का टुकड़ा उन्होंने जरूर अपने जलसे में लहराया था, बाद में ये कहा कि वो तो साइफर नहीं था, वो तो कागज था। फिर उन्होंने कहा कि ये डी कोड हो चुका था और वो गुम हो गया। अब वो रिकवर करना है, लेकिन इसी अदालत ने इनको जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग मलाइन कर रहे हैं, सब लोग अदालत को कह रहे हैं कि ये कैसे किया है। इस अदालत ने जो अच्छा काम किया उसको भी देखे कि इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को तो इसी केस में जिस्मानी रिमांड दे दिया, अलाउ कर दिया और FIA के पास वो 8 से 10 दिन जिस्मानी रिमांड पे रहे, लेकिन PTI के चेयरमैन जो हैं उनको जिस्मानी रिमांड पे नहीं दिया और जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। इसीलिए
जब कोई भी मुलजम जुडिशरी रिमांड पे भेज दिया जाता है तो उसके पास उसका ये हक हासिल हो जाता है कि वो बेल के लिए रजू करे, जैसा कि इनके केस में जी। रजू कर दिया गया। ठीक है, वसीम आपकी क्या राय है साइफर केस के हवाले से? मेरे ख्याल में और जो चेयरमैन पीटीआई के जो कानूनी मुश्किलात हैं उनमें कमी आप आते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में, या आप समझते हैं कि जैसे यहाँ पर उनको एक तरह से रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सजा मुअत्तल हो गई है उनकी, उन्होंने तो जमानत पे रहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन साइफर केस में जुडिशल रिमांड पे ये बस एक तरह का ही रिलीफ था, दूसरी तरह का नहीं था। मतलब ये कि उसमें उनकी रिहाई तो नहीं हुई, प्रैक्टिकली तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जो फैसला था उस फैसले में भी ये नहीं कहा गया कि मेरिट ऑफ द केस को डिस्कस नहीं किया गया, केस के हवाले से उनको कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला कि जो कहा गया हो कि केस में उनकी सुनवाई सही नहीं हुई थी। उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस होंगी, सिर्फ ये बात है कि चूंकि सज़ा 3 साल है तो इसलिए दौरानिया कम है, दौरानिया कम है, उस वजह से। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे थे कि अगर बहुत से दौरानिया कम भी होते लेकिन हर किसी को सजा मुअत्तल नहीं होती। लेकिन ये इसमें नवाज शरीफ साहब के केस की भी मिसाल दी गई है। आमतौर पर इस तरह के केसेस में ये रिलीफ दे दिया जाता है, सज़ा मुअत्तल हुई है, मनसूख नहीं हुई, तो इसलिए ट्रायल चलेगा और दोबारा भी वो हो सकता है। और मेरे ख्याल में उनकी कानूनी मुश्किलात काफ़ी बढ़ रही हैं। तोशा खाना केस भी है, तोशा खाना केस में एक नैब ने भी केस बनाया है। उसके अलावा ये जो साइफर वाला केस है ये काफ़ी सीरियस केस है, पाकिस्तान में इस तरह के केसेस इतने चले नहीं हैं। हसन साहब कह रहे हैं पहली दफ़ा हो रहा है इसका ट्रायल। जी बिल्कुल, और वो काफ़ी चूँकि नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो हम जब बात करने की भी कोशिश करते हैं पीटीआई के रहनुमाओं से, तो वो इस पर बिल्कुल चुप रहते हैं, जिसका मतलब है कि वो समझते हैं कि एक सेंसिटिव और उनके लिए मुश्किलात पैदा करने वाला केस है। ओके व्यूअर्स, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, हसन रजा पाशा साहब और वसीम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। The ultimate cricketing showdown in Asia is back. The most anticipated clash of the event is here. The big guns from Asia are here to compete for the glory. This is the Asia Cup, the tournament that will have you on the edge of your seats. हर अहद के अदब को एक बुनियादी सवाल का सामना होता है, और ये सवाल उस अहद का बदलता हुआ तहजीबी, सकाफती, अखलाकी मयार तय करता है जो माशरती रंग है। आपने कोई वो रिवायत शिकनी करनी है तो रिवायत शिकनी करने के बाद फिर हमारे पास वो सब्सटेंस होना चाहिए जो हम पेश कर सकें कि ये आपकी रिवायत है और ये रिवायत शिकनी उसके मुकाबले में इतनी बड़ी पड़ी है। इसी नई नस्ल में हमें कई दफ़ा कैसा अच्छा चमकता हुआ मिसरा नज़र आता है, क्या क्या शेर नज़र आते हैं। वो जो कमिटेड लोग हैं, जिन्हें ये पता है कि रिवायत क्या है, जिन्हें पता है कि हम क्राफ्ट को जानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। वेलकम बैक। डॉक्टर फारूक साहब, कमिंग टू द सब्जेक्ट सर, जो आपने बात की और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपनी डायरेक्शन को भी सेट करनी है और जो ऐसे फैसले करने हैं जो किसी सियासी बयानिए के ज़ेरे असर ना हो। सर, आपने पावर बिल के हवाले से कहा कि ये जो हमारे डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसीज है उसका आकाश होता है। अगर मैं आपसे सोल्यूशन भी पूछना चाहूँ, तशखीस तो आपने की, सोल्यूशन आप इसका क्या है सर? अगर पावर सेक्टर को उठा लिया जाए,
इसमें कैसे बेहतरी का अमल जो है वो शुरू किया जा सकता है? साहब, पहली बात यह है कि इसमें रियली जो निगरान हुकूमत है उसका किया धरता नहीं है। ये मामला शुरू हुआ था 2008 के बाद। आप अंदाजा कीजिए कि 2008 में जो गतिशी कर्जा है वो 100 अरब का था जी। और अब 2023 में हम पहुंचे हैं और वही गर्दिशी कर्जा कोई 2600 अरब पे पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि 2008 और 2023 के दरमियान जितनी भी सियासी हुकूमतें आई हैं उन सब ने अपना अपना हिस्सा इस गंद के अंदर डाला है। अब हमने पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी देखी है, PMLN की हुकूमत आई, PTI की हुकूमत आई, PDM की हुकूमत आई। सब की हुकूमतों के दौरान ये गर्दिशी कर्जा जो है ये बहुत ही तेजी से बढ़ता रहा। तो ये गंद शुरू हुआ था 2008 में। इसमें जो रोल है वो निगरान हुकूमत का उसके ऊपर मलबा नहीं डाला जा सकता। जब हल की तरफ आ जाए, जो असल बात है, देखिए हल IMF के पास नहीं है। हमको IMF के पास जाके ढूंढना कि वो हमें कोई हल देगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हल इसका ये है कि जो कंपनियां नुकसान कर रही हैं, जो हमारे पास 10 डिस्कोस हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कहते हैं, उनको या तो निजी सेक्टर में लाना होगा, उनकी प्राइवेटाइजेशन करनी होगी और उनको सूबों के हवाले करना होगा। सूबों को तो कहा जाता है कतरा क्लेम माजद हवाले कर दिया गया है ना डॉक्टर साहब? नहीं, अभी वो इन द प्रोसेस है। अभी वो उसके बहस हो रही है, या आप समझ लीजिए कि इस वक्त अबूरी फैसला उन्होंने किया कि ये कर दिया जाएगा। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत से है। बाकी 9 की 9 जो है उनका ताल्लुक सूबों से है। तो उनकी जिम्मेदारी जो है वहाँ चोरी कम करने की जिम्मेदारी हो, उनको सही चलाने की जिम्मेदारी हो, ये सूबों के ऊपर डाल देनी चाहिए। और वो भी अल्टीमेट हल नहीं है। इवेंचुअली सूबों को भी निजकारी करनी होगी और प्राइवेट सेक्टर को देना होगा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। ठीक है। ये कई साल पहले जब हमने जिसको कहते हैं अनबंडलिंग, यानी कि वापडा को आपको याद है पहले सिर्फ एक कंपनी हुआ करती थी वापडा, फिर उसके कई टुकड़े किए गए, उसको अनबंडल किया गया। उस वक्त तक ये सोचा गया था कि इसमें जो मल्टीपल बायर्स और मल्टीपल सेलर्स होंगे, यानी कि बिजली बेचने वाले और बिजली खरीदने वाले खुद से आपस में सौदा कर लें, उसमें हुकूमत को न डाला जाए। क्योंकि जैसे हुकूमत आती है तो हम देखते हैं कि चोरियां शुरू हो जाती हैं। एक तो आपने सर ये बताया तमाम, आप समझते हैं डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन इज द की डॉक्टर साहब, और इसके अलावा जो है ये जो थेफ्ट है इसको कैसे रोका जाए, जो 520 अरब रुपए का हो गया, जो लाइन लॉसेस भी जो कहा जाता है, दो अलग चीजें लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है, वो उससे खत्म हो जाएगा फिर? देखिए, फिर वो जिम्मेदारी विफाक के पास नहीं रहेगी। अभी जो फॉर्मूला हम पिछले कोई 12-15 सालों से अपनाए बैठे हैं कि जब भी चोरी ज्यादा होती है उसको कवर करने के लिए हम टैरिफ बढ़ा देते हैं, यानी कि रेट बिजली का फी यूनिट बढ़ा देते हैं। और उससे सबक सीख नहीं रहे कि हम 15 साल से यही काम कर रहे हैं लेकिन वो चोरी कम नहीं हो रही। जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते हैं तो चोरी के पीछे जो इंसेंटिव है वो बढ़ जाता है। आप अगर रेट अब ले जाएंगे 65-70 रुपए पे तो आप यकीन कीजिए कि चोरी मजीद बढ़ जाएगी, कम नहीं होगी। तो वो चोरी दूर करने का तरीका यही है कि उसकी जिम्मेदारी सूबों को दे दी जाए और इवेंचुअली वो सूबों के पास भी ना रहे, वो निजकारी हो जाए और प्राइवेट सेक्टर जो है वो खुद से उस चोरी को दूर करे। वसीम, आपको इसकी पॉलिटिकल विल वैसे नजर आती है जो ये जिस ड्रास्टिक स्टेप का कह रहे हैं डिस्कोस को प्राइवेटाइज कर दें? अभी तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन कोई वजह नहीं कि अब ये ऐसा काम ना किया जाए, बल्कि प्रीपेड मीटर मेरे ख्याल में लाए जाए। मैं कई मुल्कों में बाहर देखा है कि आप अपने टॉप अप करते हैं फिर आप बिजली यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फोन का जैसे कार्ड होता है। तो ऐसा होना चाहिए। और ये भी एक तजवीज़ मेरे ख्याल में नेपरा में ज़ेर गौर भी है, ये होनी भी चाहिए कि जहाँ लाइन लॉसेज होते हैं वो ट्रांसफार्मर की सतह पे वहाँ लोड शेडिंग या फिर वहाँ पर बिल बढ़ाए जाएँ, बजाय इसके कि आप पूरे सूबे को सजा दें, पूरे मुल्क को सजा दें कि आप किसी जगह बिजली चोरी हो रही है तो आप रेट बढ़ा दें, जिस तरह इन्होंने कहा। तो प्रीपेड मीटर्स और सोलर को प्रमोट करें, एनर्जी के जो ऐसे रिसोर्सेज जो कि सस्ते हैं उनको प्रमोट करें, और जो मायदे हैं उनको रिविजिट करें। अगर सोलर को प्रमोट करें तो एक नुकता याद है कि कैपेसिटी पेमेंट जो बढ़ जाएंगी। कैपेसिटी पेमेंट मायदे भी किए हुए हैं ना, मायदे फिर वो पहले के किए हुए हैं, उनका कोई एक ऐसा हल निकालें कि उनको डेफर पेमेंट पे कुछ रख के आइंदा के लिए तय कर दें कि आपको बाद में पेमेंट कर देंगे, कुछ साल माफ़ कर दें, हमारे लोग मर रहे हैं, तो बाकी जो है वो हम सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि वो और चोरी को रोका जाए, लाइन लॉसेस को भी कम किया जाए, और जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन की बात की फारूक साहब ने, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ऐसी प्राइवेटाइजेशन अभी हुई है, लेकिन ऐसी नहीं है। अब देखें इस्लामाबाद में हम आइस्को है, पेशावर में पेप्को है, लाहौर में लेस्को है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ जी, और लेकिन हम चाहते हैं कि इस्लामाबाद में पेस्को भी हो, लेस्को भी हो, ताकि हम जिससे चाहें बिजली लें, तब कंपटीशन असल डेवलप होगा। रेट्स भी डिफरेंट आएंगे। बाहर के कई ममालिक में ऐसा होता है कि कई कंपनियां आपके घर पे ऑफर करती हैं कि यार आप हमसे सर्विस लेनी है, दूसरी से लेनी है, तभी कंपटीशन रियल स्पिरिट डेवलप होगी ना, वरना यहाँ तो इजारादारी है। ये आपने सही कहा। हसन रजा साहब, आपसे सर मैं जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं ये जो इश्यूज़ हैं, जो डॉक्टर फरोज साहब ने कहा कि हमारे यहाँ जब तक सियासी गैर यकीनी की सूरत ख़त्म नहीं होगी, करेंसी रुपए इस्तेकाम नहीं पकड़ेगा, डॉलर की उड़ान ऐसी ही ऊंची रहेगी। पहले कहा जाता था कि अगर IMF से मुआहदा हो जाए तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी। IMF से मुआहदा भी हो गया, हुकूमत ने अपने टाइम पर चली भी गई, निगरान सेटअप आ गया, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आपके क्या मुशाहिदात हैं हसन रजा साहब? शाह साहब, जो डिफ़ॉल्ट की तारीफ के मुख्तलिफ नकात हमने सुने और देखे हैं सर, तकरीबन 95% वो नकात बिल्कुल पूरे उतर रहे हैं। बयान है कि सिर्फ लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा, लेकिन उसके जो तमाम जो असरात हैं और जो रिजल्ट्स हैं, वो जो भी मुरतब हो रहे हैं, वो बिल्कुल उस तारीफ पे पूरे उतर रहे हैं। पता नहीं कौन से डिफ़ॉल्ट ख़त्म करने का हमने जश्न मनाया और क्या मनाने जा रहे हैं। आप देखें कि जिस अंदाज बिजली के बिल, ये बिजली इस इंटरम सेटअप ने नहीं बढ़ाए, ये तो पिछली हुकूमत ने जो बढ़ाए थे, वो अब इनको, ये तो आप वसूलियां करने आए हैं लग रहा है। इंटरम सेटअप वसूलियां करने आया है उन फैसलों के तहत जो फैसले पिछली हुकूमत ने IMF के साथ मिल के किए और कि किस तरह जेबों से पैसा निकालना है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है कि जब आप अवाम को कुछ डिलीवर नहीं कर रहे, कुछ दे नहीं रहे और सिर्फ आप लेने की बात करेंगे, तो फिर मामलात वो होंगे जो आज सड़कों पे हो रहे हैं। आज यकीन करें कि आज अपना बिल देख के मेरा भी दिल कर रहा था कि जिस चौक पे एहतजाज हो रहा है, मैं भी टाई और काला कोट उतार के वहां उनके साथ खड़े होकर नारे लगा दूं। मैं उस मजदूर को देख रहा हूँ, उस क्लर्क को देख रहा हूँ जो 30 से 35 हज़ार रुपया तनख्वाह लेता है। लेकिन हसन साहब, कतकलाई माजत, एहतजाज अपनी जगह, वो एक राइट है पुरअमन एहतजाज करना। हल आपकी नजर में क्या है? क्या जो सियासी इस्तेकाम है वो इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट से आ जाएगा? क्योंकि जाहिर बात है एहतजाज तो है और वो हमारा आइन उसकी इजाजत देता है पुरअमन एहतजाज की, लेकिन इसके हल की तरफ अगर हम बढ़े तो उसके लिए सर क्या हो सकता है? क्योंकि एहतजाज से हल नहीं निकलेगा ना। मैं अर्ज करता हूँ, अपेरेंटली ये बात हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, मज़द पैनलिस्ट भी आपके ज़रूर ये कहेंगे। मेरे भी ये ख्वाहिश है कि जो सियासी इस्तेकाम हो मुल्क में, इलेक्शन हो, फौरी तौर पे हो, 90 डेज़ के अंदर हो, गवर्नमेंट आए और शायद बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या जो हुकूमत आएगी, सारा क्वेश्चन मैं सबके सामने सबके लिए छोड़ता हूँ कि जो हुकूमत आएगी, क्या जो इससे पहले IMF के साथ आप एग्रीमेंट कर चुके हैं उसको अनडू करने की पोजीशन में होगी? अगर सवाल आपका है कि वो अनडू करने की पोजीशन में नहीं होगी, फिर आपका सवाल वहां धरा का धरा रह गया। देखिए, जब तक मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड नहीं होता, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं ला सकते। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले का बना हुआ था उसको आपने खत्म कर दिया। लेकिन हसन साहब, कतकलाई माजत, लेकिन IMF हमें इससे तो नहीं रोकता ना कि जो आप बात हुई कि डिस्क उसकी रिस्कारी कर दे, इससे तो नहीं ममानियत ना। आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। बात सिर्फ इतनी है शाह साहब कि जो 30,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है वो पेट्रोल भी बिजली भी अपने खर्चे से अपनी तनख्वाह से दे रहा है, और जो 4 लाख 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा है वो बिजली का बिल भी, टेलीफोन का बिल भी, गैस का बिल भी वो भी हुकूमती खजाने से ये गलत है, ये सही है आपकी बात। याफ्ता तबका ये खत्म करें। और ये एक नहीं है, या देखिए अरबों रुपए की बचत है। आप जरा इकोनॉमिस्ट को बिठा के तो देखिए, हिसाब तो कराएं। ये बैठे ना डॉक्टर फरोज साहब, हिसाब किताब के तो माहिर हैं, आपको तबके को कितने जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब दी बेस्ट पर्सन, मैं इनको सुनता रहता हूँ, ये खुद ये बताएंगे कि अगर ये मराद याफ्ता तबके को अनडू मराद दी जा रही है, वही अगर वापस ले ली जाए
तो अरबा रुपए बचते हैं। ये पूछ रहे थे, ये आपका जो आपने आम नुक्ता है, ये गरीब लोगों पे तकसीम करने हैं। जी हसन रजा पाशा साहब, ये आपने आम नुक्ता उठाया। डॉक्टर फरूख साहब, सर ये जो फ्री के बिजली के यूनिट्स मिलते हैं, अगर इन्हें खत्म कर दिया जाए, या जैसे एक प्रपोजल थी कि मोनेटाइज कर दिया जाए और यूनिट्स ना दिए जाएं, इससे कितना इम्पैक्ट आएगा? इसके आदाद-ओ-शुमार ऑलरेडी सामने आ चुके हैं। इस वक्त जो मुफ्त बिजली बट रही है वो लगभग 13 अरब रुपए की है। 13 तो अरब की बचत हो सकती है, लेकिन आप दूसरी चीज सामने ये रखिए कि जो नुकसान है वो 520 अरब का नुकसान है। तो इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि वो मुफ्त बिजली जो है वो बंद होनी चाहिए, लेकिन मुफ्त बिजली के बंद होने के नतीजे में आपके और मेरे बिल कम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि नुकसान बहुत बड़ा है। तो 520 अरब में से अगर आप 13 अरब रुपया बचा भी लेंगे तो आपके और मेरे बिजली के बिल कम नहीं होंगे। सर ये तो आपने नुकता बताया। दूसरा, क्या हम इन डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन से, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने से, वो तो आईएमएफ हमें नहीं रोकता ना, तो हम अगर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, अपनी प्राइवेटाइजेशन करें, जो एसओ स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं या जो डिस्कोज हैं, इससे में तो कोई मुमारत नहीं ना डॉक्टर फरूख साहब। आईएमएफ जो है, मुझे कोई एक नुक्ता बता दीजिए कि जो आईएमएफ ने उठाया हो जो हमारे अपने माशी मुफाद में ना हो। आईएमएफ ये कहता है कि आप 520 अरब की जो चोरी है, जो नुकसान करते हैं, उसको खत्म करें। क्या ये नुकसान खत्म करना हमारे अपने मुफाद में नहीं है? आईएमएफ ये कहता है कि हुकूमत 7-8 हज़ार अरब रुपए का खसारा कर देती है अपने बजट के अंदर, उसको अपनी आमदन और अखराजात में एक बैलेंस रखना होगा। क्या ये हमारे अपने मुफाद में नहीं है? सही। मैं महसूस करता हूँ कि हमारी हुकूमतें, सियासी हुकूमतें आती हैं और आईएमएफ को एक कुर्बानी का बकरा बना के सब इल्जामात उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं कि उसकी वजह से बिजली के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। हकीकत ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्रीमेंट्स आईएमएफ के और दुनिया भर के ममालिक के दरमियान पढ़े हैं। आईएमएफ किसी मुल्क को ये नहीं कहता कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहता है कि आप अपना बिजली का खसारा खत्म करें और खसारा खत्म करने की तजवीज़ हमें दें। हमारी तरफ से तजवीज़ जाती है कि क्योंकि हम चोरी खत्म नहीं कर सकते तो हम रेट बढ़ा देते। एग्जैक्टली, ये आपको बड़ा अहम नुकता है। मैं वसीम आपसे जानना चाहूँगा, जो सियासी गैर यकीनी की जो सूरत की बात हो रही है, आप समझते हैं सियासी मुशावरत का सिलसिला भी जारी है? इलेक्शन कमीशन से बहुत से पार्टियों के नुमाइंदा वफूद मिले हैं। इलेक्शन शेड्यूल अगर अनाउंस हो जाता है, उससे कोई ये करेंसी में हमारे रुपए इस्तेकाम पकड़ेगा, डॉलर नीचे आएगा? क्या इस वजह से डाउन स्लाइड है रुपये की? मेरा ख्याल है इससे भी फ़र्क पड़ेगा। ज़ाहिर है एक सियासी इस्तेकाम की सिचुएशन पैदा होगी और लोगों को पता क्लैरिटी आएगी ना। हाँ, लेकिन इसके अलावा मेरे ख्याल में इस वक्त एक फ्री फॉल सा है। अभी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में लोग डॉलर इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनको ज़रूरत है। डॉलर इन्वेस्टमेंट के तौर पे ख़रीदा जा रहा है, ब्लैक मार्केट से ख़रीदा जा रहा है। तो गवर्नमेंट को क्रैकडाउन की ज़रूरत है, इसलिए कि पता नहीं है कि डॉलर ने आगे ही जाना है और लोगों को पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, तो इसलिए लिया जा रहा है। गवर्नमेंट को कम से कम इस पे तो क्रैकडाउन करना चाहिए कि डॉलर कोई लोग ज़रूरत के लिए ले रहे हैं या ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए ले रहे हैं। कम से कम इसका तो कोई ख्याल रखा जाए, क्योंकि कीमती है। डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा स्टेट बैंक की गवर्नर रह चुकी हैं, पहले भी केयरटेकर मिनिस्टर रह चुकी हैं। डॉक्टर वकार मसूद साहब, आप समझते हैं कि कोई मुआशी प्लान अनवेल होना चाहिए, पता होना चाहिए, ताकि होना चाहिए? लेकिन आज जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी उससे तो कुछ खास नहीं लग रहा था। जो इस आप पार्लियामेंट की कमेटी में वो आई थी तो वो काफ़ी परेशान लग रही थी और उन्होंने एक लाइटर नोट पे ये भी कहा कि मुझे पता होता है इतना मसला है, तो मैं सोचती हूँ कई दफ़ा कि मैं क्यों ये जिम्मेदारी ले ली थी। तो अच्छी खासी गंभीर सूरत हाल है। ज़ाहिर है ब्लेम इनको नहीं किया जा सकता क्योंकि ये तो अभी आए हैं, लेकिन यह है कि सूरत हाल काफ़ी गंभीर है और मेरे ख्याल में इन एक्शन भी नज़र आ रहा है। अभी तक कोई एक्शन इस तरह का नज़र नहीं आ रहा, कोई स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही, जो कोई लाइन नहीं नज़र आ रही। मार्केट को भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या, करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये कुछ थोड़े से मेजर्स अनाउंस करें, कुछ कंट्रोल में लें चीज़ें, तो फिर शायद थोड़ा सा डाउन स्लाइड रुकेगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब की आमद का भी आज बात हो रही है। जी, उसकी बात हो रही है, लेकिन मेरी सऊदी एम्बेसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अभी तक इसका कंफर्म नहीं है उनके दौरे का और अभी तक वो कहा नहीं जा सकता। गो के बहुत अच्छे ताल्लुकात दोनों ममालिक अब शुरू हो चुके हैं और हाई लेवल विजिट्स एक्सचेंज होते ही रहते हैं, लेकिन अभी इस विजिट का कंफर्म नहीं। क्योंकि मैंने उस पर्सपेक्टिव से सोचा, क्योंकि SIFC पे हमारी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। SIFC पे हमारी बहुत पहले ही पेशरफ्त हो चुकी है, सऊदी अरब के साथ भी और बाकी ममालिक के साथ भी, जो खलीजी ममालिक हैं।
और कई एग्रीमेंट्स जो हैं वो आपस में प्रपोज हुए हुए हैं। अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त यानी कि बड़ी पेशरफ्त जो ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो बातचीत बहुत जारी है और होप करते हैं कि शायद जल्दी कोई पेशरफ्त सामने आए। चलें, वी होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया वसीम अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फर्रुख सलीम साहब, हसन रज़ा पाशा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और काशिम मजीद ने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, ये बहुत से अहम इश्यूज़ हैं, पेचीदा मामलात हैं, आपने गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा लिया होगा। ज़ाहिर सी बात है, निगरान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तो ये जो मुआशी मामलात को जो है वो एक डगर पे आगे ले जाना, और दूसरा साफ व शफाफ इंतखाबात के इनेकाद में इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना। वी विश देम बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करेंगे जो डॉक्टर फर्रुख साहब ने अहम नुकात उठाए हैं डिस्कोस की निचकारी के हवाले से, इस पर ज़रूर जो सियासी जमातें हैं जब वो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होकर अपने मैनिफेस्टोज़ लेकर आएंगे तो इस नुक्ते को ज़रूर अपने मैनिफेस्टो में रखें, क्योंकि पावर जो सेक्टर है इसकी बेहतरी ना की गई तो फिर हमारी जो इकॉनमी वो खड़ी नहीं हो सकती। ये बड़ा क्रिटिकल सेक्टर है। प्रोग्राम दस्तक में नशिस्त कैसी लगी? कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।